अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आप लोगों का, कैसे हैं? और मतलब ये अब जब एक दो दिन रह जाते हैं ना ईद में, बिल्कुल लास्ट लाइक फ्यू डेज ऑफ रमज़ान, तो काम करने का दिल नहीं चाहता। कल 27वीं शब थी हुमा, क्योंकि आज वैसे भी काम करने का ज़रा हिम्मत नहीं है, क्योंकि कल बहुत सारे लोगों ने इबादत में वक्त सर्फ किया। क़यामुल लैल का सिलसिला था, तरावी, उसके अलावा नवाफिल, और एक अलग रौनक, एक अलग स्पिरिचुअलिटी थी जो रात को सबने ही आई एम श्योर महसूस की होगी। और वैसे भी जब 27वीं शब गुजर जाती है ना, ऑल्दो 29वीं भी एक ताक रात होती है, और यू नेवर नो कि लैलतुल क़द्र वही रात हो जाए, लेकिन एक ईद की फेस्टिविटी जो है ना वो शुरू हो जाती है। यही तो मैं कह रही थी कि वो ईद की ऑफ कोर्स वो कल रात को तो किया जो करना था, लेकिन वो ईद की फेस्टिविटी, और फिर आप इमेजिन करें और एक फैमिली तक का इंतजार कर रहे होते हैं, बच्चे बड़े जो भी, खास जिन्होंने हमसे ईदी लेनी होती है, और उसके बाद सिलसिला शुरू हो जाता है। तो लिहाजा आप फील करें न करें, आपके घर वाले, आपके घर में जो बच्चे हैं वो आपको ये फीलिंग करा देते हैं कि बस अब एक दो दिन ही रह गए और कुछ ईदी का इंतज़ाम जो है वो हो जाए। और जहाँ जहाँ आपने देनी हो, ज़कात भी अगर अभी तक नहीं आपने महीने में निकाली तो अभी भी बड़े दिन है। वैसे तो आप साल में कभी भी निकाल सकते हैं, बट इस महीने में निकालें तो ज़रा बेहतर है। सो यू हैव टाइम। आज जुम्मतुल विदा भी है, और मुल्क भर में आपको पता है खुसूसी इज्तिमात हुए, वफाकी दारुल हुकूमत में भी खुसूसी इज्तिमा हुआ, जिस मुल्क में पर्टिकुलरली जो दहशत गर्दी का इस वक्त इफरीत है, हमारी अफवाज, हमारे पुलिस वाले, हमारे FC वाले, हमारे सिक्योरिटी के इदारे जो दिन रात इनसे नबर्द आजमा हैं, लड़ रहे हैं, अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं, सब ने यही दुआ की, पूरी कौम ने यही दुआ की कि अल्लाह ताला इस मुल्क पर रहम करे, करम करे, और अमन के दिन हमारे वापस आए। पर्टिकुलरली दो सूबे जो हमारे बहुत ज़्यादा मुतासर हैं, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा, वहाँ पे हालात दोबारा नॉर्मलाइज हों। कुछ शॉट्स भी आपको दिखाने हैं, कुछ हम आपको जिसको सीन्स फ्रॉम मक्का, और आपको पता है कि ये बहुत ही अक्सर टीवी पे एक चैनल लग रहा होता है जहां लाइव पूरा दिन ही एक्चुअली दिखा रहे होते हैं, और ऑनेस्टली मैं तो लगा के बैठ जाती हूँ खास तौर पे इन महीनों में, बिकॉज यू एक्चुअली गेट अ फीलिंग दैट यू आर देयर। आप ये दुआओं की बात कर रहे थे तो आई वाज जस्ट थिंकिंग कि यहाँ आप ज़रा लोग देखें जो अल्लाह के घर जाके, मतलब thousands if not hundreds of thousands of people, hundreds of thousands of people, और इतना ज़बरदस्त ये इज्तिमा होता है मक्का मुकर्रमा में जुम्मतुल विदा का। और मुझे भी इत्तेफाक हुआ एक जुम्मतुल विदा मस्जिदुल हराम में, यहाँ सर्फ करने का, यहाँ वक्त बिताने का, और आपको बहुत ही अर्ली मॉर्निंग अपना इंतज़ाम करना पड़ता है टू गेट इन टू द मॉस्क, बिकॉज इतना रश होता है कि आप सुबह 9 बजे 10 बजे के अराउंड अगर मस्जिद के अंदर पहुंच जाएंगे तभी आपको कोई स्पॉट ऐसा मिल सकेगा। अब आप खुद ही इमेजिन कर लें कि जहाँ पूरी दुनिया से लोग आए हों, बिल्कुल उसी स्पॉट के लिए जो आप कह रहे हैं ना कि जी हम सुबह सुबह उठें और पहुंच जाएं, जब पूरी दुनिया से लोग यही सोच के आ रहे हों तो नेचुरली, बट जो कॉमराडरी है और जो डिसिप्लिन अगर आप देख लें जो नज़र आ रहा होता है, इट्स अमेजिंग, इट्स सो सूदिंग, इट्स सो कामिंग एक्चुअली। देखने से कितना कामिंग लग रहा है। मनाज़िर मस्जिदुल हराम के आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। जुमे का एहतमाम किया गया, जुमे के अज़ीमुश्शान इज्तिमा का एहतमाम किया गया, जिसमें उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआएं हुई, पर्टिकुलरली फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए, गज़ा के मुसलमानों के लिए दुआएं हुई, और वो तो अक्रॉस द मुस्लिम वर्ल्ड आपने देखा कोई भी जुमे की दुआ हो, और ख़ास तौर पर आज उसमें ये था ही नहीं कि हमारे अपने मुल्क के सलामती और अमन व अमान के हवाले से तो दुआ हुई ही, लेकिन फ़लस्तीन और गज़ा के मुसलमानों को और बेशक होना भी इसी तरह ही चाहिए था। अगर वापस अपने मुल्क पे आ जाएं तो मुल्क में आपको पता है कि रोज़ाना दहशतगर्दों के हमले हो रहे हैं और नाकाम भी बनाए जा रहे हैं, और दहशतगर्दी मुल्क की सलामती के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बनती जा रही है। इनफैक्ट इस साल तो हमने लास्ट ईयर एंड दिस ईयर बहुत ज़्यादा ऐसे हमने इंसिडेंट्स देखे हैं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी और सूबाई क़यादत की कल बड़ी बैठक हुई है और गौर हुआ दहशतगर्दी से कैसे निपटा जाएगा। इजलास में फ़ौजी और सिविल क़यादत चारों सूबों और इंक्लूडिंग आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान से नुमाइंदे शरीक हुए। इजलास में नेशनल एक्शन प्लान के तहत कौमी बयानियों को मजबूत करने और कौमी निसाब में दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ आगही मज़ामीन जो हैं वो शामिल करने का फ़ैसला किया गया। बहुत देर पहले वैसे ये हो जाना चाहिए था, बट स्टिल ये भी फैसला हुआ है कि रवायती और डिजिटल मीडिया पर मुल्क दुश्मन मुहिम और झूठी
मालूमात का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। माजरत के साथ कहना पड़ेगा कि ऐसा लगता है कि इजलास का फोकस दहशतगर्दी से ज़्यादा सोशल मीडिया से मुताल्लिक हुकूमती तशवीश रही है। इससे पहले कौमी सलामती कमेटी के इजलास में भी दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कोई मुश्तरका और हंगामी हिकमत अमली सामने नहीं आ सकी थी, बल्कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने अगले ही रोज़ सूबे में किसी ऑपरेशन की मुखालफत भी कर दी थी। मुल्क को आज भी 2014 जैसी दहशतगर्दी का सामना है। बलोचिस्तान में कल भी दहशतगर्दों ने बसों से उतार कर शनाख्ती कार्ड चेक करके 6 मुसाफिरों को कत्ल किया। कोयटा में बम धमाके में 3 पुलिस एहलकार शहीद हुए और कई जख्मी हुए। वज़ीर दाखिला बलोचिस्तान शोएब नौशेरवानी ने आज कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि कोयटा में कल बम धमाके में कैंसर के माहिर डॉक्टर भी शहीद हुए। कल जो वाक़या हुआ उसमें डॉक्टर मेहरुल्लाह तरीन जो बलूचिस्तान का वाहिद प्रोफेशनल ऑन्कोलॉजिस्ट था, उनको शहीद किया गया। तो ये दहशतगर्दी का ना कोई कौम है, ना इसका कोई मज़हब है। ये सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान में इंतशार फैलाने, बलूचिस्तान की तरक्की को रोकने, CPEC को नाकाम बनाने के लिए हॉस्टाइल एजेंसीज़ करवा रही हैं और इंशाअल्लाह ताला इनका भरपूर मुकाबला किया जाएगा। ये कौन सी लड़ाई है जिसमें पढ़े लिखे प्रोफेशनल्स जो आपके सूबे का फ़ख्र हैं, आपके मुल्क का फ़ख्र हैं, उन्हें टारगेट करके कत्ल किया जा रहा है, शहीद किया जा रहा है? कि वो तो उनका होना तो बड़ा ज़रूरी है। मतलब उनकी वजह से कितने अस्पतालों में कैंसर पेशेंट्स का इलाज हो रहा होगा, लेकिन उन्हीं को टारगेट करना है। अब आप सोच ही लेना कि पीछे क्या माइंडसेट है। ये कौन सी लड़ाई है कि एक बस में आम आदमी सफ़र कर रहा है, सिर्फ उसके शनाख्ती कार्ड पे किसी और सूबे का पता है, उसको उतार कर कत्ल कर दो उसके घर वालों के सामने। मतलब जो लोग इसको डिफेंड करते हैं या इनसे हमदर्दी रखते हैं, सर्टनली सवालात तो उठते हैं कि क्या जवाज़ है कि इन वाक़यात या इन वाक़यात में मुलव्विस या इन वाक़यात को ओके समझने वालों से हमदर्दी भी रखी जाए। मतलब ये कौन सी महरूमियाँ हैं जिनका इजाला इस तरह से किया जा रहा है कि बेगुनाहों को टारगेट करके कत्ल किया जा रहा है। ये लिटरली ये जितने भी लोग इन कामों में मुलव्विस हैं, ये दुश्मन के आलाए कार हैं और ये इसमें दो राय नहीं हो सकती। इसमें समझ नहीं आता कितना मुश्किल है इसको समझना कि ये दुश्मन की चाल है और हम आराम से मतलब ये जानते बूझते दुश्मन के मोहरे बने हुए हैं और बेअमनी फैलाए चले जा रहे हैं सरजमीन पे। अच्छा, इसमें कोई गुड और बैड की डिवीजन नहीं है, ये बस सब बैड ही है, तो इसमें पढ़ने की कोई किसी को ज़रूरत नहीं है। साथ ही आपको बता दें कि पीपल्स पार्टी की तरफ से कौमी सलामती कमेटी का एक और इजलास बुलाने की तजवीज़ सामने आई है और तहरीक इंसाफ भी इस बार इजलास में शिरकत पर माइल नज़र आ रही है। हो सकता है हो ही जाए। वक्त आ गया है कि दहशतगर्दी के खिलाफ अब पॉलिसीज़ में कोई इबहाम ना रहे और नेशनल एक्शन प्लान पर हंगामी बुनियादों पर अमल होता दिखाई दे। अच्छा, अब क्या तय पाया एग्जैक्टली ये हम जानते हैं। हमारे साथी हैं अयाज अकबर यूसुफ सई, उन्होंने ज्वाइन किया। अयाज, दहशतगर्दी के मुकाबले के लिए ज़ाहिर है पहले भी इससे पार्लिमानी कमेटी का इजलास हुआ था, अब ये इजलास हुआ है, इसमें क्या तय पाया, पहले से क्या मुख्तलिफ डिस्कस हुआ? जो एलानिया जारी हुआ है या जो हमारे पास चीजें सामने हैं, इसमें एक तो जाफर एक्सप्रेस के जो हमलावर को थे उनको दुनिया के सामने बेनकाब करने के हवाले से फैसला हुआ है कि उनको सामने लाया जाए कि ये कौन लोग थे, इनके अज़ाइम क्या थे। साथ साथ जो रवायती और डिजिटल मीडिया पर मुल्क दुश्मन मुहिम का हो रही है उसको मुंह तोड़ इसका जवाब दिए। रवायती मीडिया से मुराद यही है कि जो टीवी का मीडियम है, डिजिटल आपको पता है कि आजकल जितने भी सोशल मीडिया एप्लीकेशंस हैं, वेबसाइट्स हैं, इसके हवाले से जो पाकिस्तान के खिलाफ जो इस वक्त एक गंदा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। अच्छा, साथ साथ नेशनल एक्शन प्लान के तहत जो कौमी बयानिया इसके अंदर था, जो नैरेटिव था, उसको मजबूत करने के हवाले से भी फैसला किया गया कि इसको मजबूत किया जाए। अच्छा, साथ साथ इसके जो दहशतगर्दों और शरपसंदों के जो सदेबाब के लिए जो मौसर इक़दाम किए गए हैं हुकूमत की तरफ से, उनको सामने लाया जाए कि जी कौन कौन सी जो इस वक्त दहशतगर्दी के हवाले से जो एक्शंस लिए जा रहे हैं वो क्या एक्शंस हैं और उसको सामने लाए जाने के हवाले से बातचीत हुई है। साथ साथ मुल्क की सलामती और हम आहंगी के लिए तमाम सूबों को ताउन और ऐसी
रवायत पर इत्तेफाक किया जाए कि जो भी पॉलिसी बने तमाम लोग उस पर अमल पैरा हों। साथ साथ कौमी बयानियों को नौजवानों तक पहुंचाने के हवाले से बात की गई है और फिल्म और जो ड्रामे हैं इसमें भी ऐसे मौजूआत के हवाले से जो है वो एक चीजें लाई जाए जिसमें शरपसंदों के बयानियों को जो है वो उसका मुकाबला किया जाए या जो उनकी तरफ से नैरेटिव बनाया गया उसको काउंटर किया जाए। एक तो इसके अंदर ये था। दूसरा, दहशतगर्दी के जो मनफी असरात हैं इसको उजागर किया जाए। जैसे कि आपको पता है कि जिस मुल्क में बदअमनी हो उसमें इकॉनमी भी गिर जाती है, फिर टूरिज्म खत्म हो जाती है, वो मुल्क जो है वो अकेला रह जाता है। तो उन चीजों के हवाले से भी ये चीजें सामने लाए जाने के हवाले से भी फैसला किया गया है। काफी चीजें आपने गिनवा दी हैं। अयाज, ये भी बताइएगा, बज़ाहिर तो जो बातें सामने आई हैं, जो आप बता भी रहे हैं, ये सब लॉन्ग टर्म चीज़ें हैं, जैसे कि नेशनल एक्शन प्लान में भी था, लेकिन इस वक्त तो एक हंगामी सूरत हाल है, फौरी तौर पर कुछ करना पड़ेगा। तो ये इन्होंने मतलब ये कोई बातें हुई, ये कुछ सोचा कि फ़ौरन क्या किया जा सकता है? देखिए, बिल्कुल आपको जैसे मालूम है कि कुछ चीजें जैसे नेशनल प्लान था उसमें कुछ चीजें लॉन्ग टर्म के लिए थी कि क्या अगले 5 साल 10 साल में क्या पॉलिसी होंगी, कैसे हमने काउंटर टेररिज्म जो है उसको काउंटर करना है टेररिज्म को। अब इसके अंदर जो इस इजलास के अंदर अगर आप ये स्पेसिफिकली मुझसे पूछ रहे हैं तो इसके अंदर तो देखें एक चीज बड़ी क्लियर है कि हमने इस वक्त इंफॉर्मेशन का दौर है और वॉर भी सारी इंफॉर्मेशन की हो रही है, सोशल मीडिया की लड़ाई हो रही है, एक नैरेटिव काउंटर नैरेटिव और इन चीजों के सामने जो है चीजें सामने आ रही हैं कि अगर एक बयानी आपके खिलाफ लाया जाता है तो आप इसको काउंटर कैसे करेंगे। अच्छा, अब एक और बात, वज़ीर आज़म ने टास्क बांट दी है, लेकिन इसमें फिर कोई बात आ जाती है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत किस हद तक साथ देगी। क्या इजलास में ऐसा इशारा मिला है कि कौमी सलामती पर वो वफाकी पॉलिसी के बिल्कुल साथ खड़े हैं, साथ चलेंगे? आपने सही कहा कि टास्क वज़ीर आज़म ने बांटे हुए हैं। इस वक्त देखिए 2 सूबे बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रहे हैं दहशतगर्दी से, एक बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा। आप देख लें रोजमर्रा के पर जो है ये टेररिस्ट अटैक्स जो है वो केपी में हो रहे हैं, जो जुनूबी अजला है, वजीरिस्तान है, बनू है, लकी मरवत है। तो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को साथ देना पड़ेगा। वो साथ देंगे इसलिए क्योंकि ऑब्वियसली कोई नहीं चाहता कि हमारे घर पे कोई हमला करे, और इसमें खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत या आज जो उनके नुमाइंदा थे बैरिस्टर साहब, उन्होंने भी इस चीज का इरादा किया कि हम वफाकी हुकूमत की इन पॉलिसियों के बिल्कुल साथ देंगे जो दहशतगर्दी के खिलाफ हो। बाकी सियासी चीजें तो चलती रहेंगी और अगर नहीं देंगे साथ तो फिर आपको मालूम है कि ये पेनिट्रेशन बढ़ती जाएगी। बहुत शुक्रिया अयाज, वी गॉट योर पॉइंट। तो लिहाजा ऑफ कोर्स एक बहुत ही फौरी इक़दाम भी करने होंगे और एक लॉन्ग टर्म, जिसमें इन्होंने इंटरेस्टिंग बात है अयाज ने की, अब्दुल्ला आपने पता नहीं नोटिस किया है कि नहीं, अबाउट ड्रामाज, फिल्में, मीडिया, मतलब ये काफ़ी अरसे से कुछ हो भी रहा है, लेकिन कभी कभार बड़ी कोई लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट एलिमेंट से सोसाइटल प्रेशर्स और इनमें से भी आपको पता है कि टेररिज्म जो है एटलीस्ट बर्दाश्त का कम होना, वो चीज़ें बढ़ती हैं। ऐसी हमारी मूवीज़ और ड्रामे वगैरह बने जो बैन हो गए। तो अब ये वो वाला कल्चर भी जो है ना कि जो पते की बात हो, जहाँ कोई मकसद हो, जहाँ कोई पॉइंट हो, कुछ अखज़ किया जा सकता है, मैसेज है, उसको अगर बैन करने की बातें हों, जो कि हमने देखा है इन द पास्ट बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की चीज़ें बैन हुई हैं, तो वो फिर अब आप ना करें ना ऐसे। इफ़ यू वांट एक माइंडसेट भी बदले मुल्क का भी, और हम आगे जाएं और रिकग्नाइज़ करें कि हमारे टेररिस्ट एलिमेंट्स क्या हैं। हमारे बीच में ही रहते हुए लोग भी इस किस्म की ख्वाहिशात रखते हैं। हाँ, तो हमें फिर थोड़ा सा, सरमद खुसट की एक फिल्म थी, वो बिल्कुल ही बेजरर थी, जब देखा गया उसको तो बैन करने का कोई तुक नहीं था, लेकिन अदरवाइज अभी जो ड्रामा आया तनमन नीलो नील, उसमें एग्जैक्टली बड़ा ही हसास मौजू उठाया गया है जो हमें रियल लाइफ में ज़रा आजकल दोबारा से नज़र आ रहा है। तो फिर मतलब जो गलत चीज़ें होती हैं वो गलत होती हैं, और ये हमारे ड्रामों में जो हैं ये आया होनी चाहिए और होती हैं। इस तरह हम अगर ज़्यादा दिखाएंगे और किसी को कोई मसला ना हो, वी नीड टू पुश द एनवेलप। ये जो आपने जिस ड्रामे का जिक्र किया है वो भी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमने अपनी स्क्रीन पे वैसी कोई चीज़ देखी नहीं है, हेंस इट हैड सो मच इफेक्ट। अच्छा, सोसाइटी में तो देख रहे हैं। अभी आगे बढ़ेंगे। अच्छा, और भाई वो ज़माना गया जब हॉकी के मैदानों में मर्द ही एम्पायरिंग किया करते दिखाई देते थे। अब ख़वातीन लड़कों के मैचेस में भी एम्पायरिंग कर रही हैं। कराची में रमज़ान हॉकी कप के फाइनल में कशमाला बतूल ने एम्पायरिंग की है। और क्या किया हमारे, और जी दोनों टीमों के लड़के कई बार खातून एम्पायर से उलझे,
लेकिन कशमाला बतूल किसी दबाव में ना आई। ऑब्वियसली शी इज़ एन एम्पायर, उनकी लास्ट कॉल जो होती है ना वो एम्पायर की होती है, और एम्पायरिंग की शानदार सलाहियतों के एतराफ़ में कशमाला को बेहतरीन एम्पायर का अवार्ड भी दिया गया। अतीकुर रहमान हमारे साथी हैं, इन्होंने कवर किया ये मैच, दिखा रहे हैं हमें सब कुछ क्या हुआ। हॉकी ग्राउंड में लड़कों से लड़ती उलझती बाहिम्मत खातून अंपायर कशमाला बतूल जो फैसला किया उस पर डट गईं। कई बार दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने खातून अंपायर के फैसले को बदलने के लिए दबाव डाला, लेकिन कशमाला अपने फैसलों पर कायम रही। यूथ हॉकी क्लब के खिलाड़ी अंपायर कशमाला के करीब। ये सिर्फ एक मिथ है कि गर्ल्स जो है वो बॉयज़ के मैचेस नहीं करवा सकती, ऐसा नहीं है। मैं ये समझती हूँ एक आपकी फिटनेस होनी चाहिए, सेकेंडली आपको लॉज ऑफ द गेम पे ग्रिप होनी चाहिए। कशमाला बतूल फुटबॉल मैचेस में भी रेफरी के फराइज सरंजाम दे चुकी हैं। इंटरनेशनल सतह पर हॉकी खेलने के बाद अब अंपायरिंग के शोबे से वाबस्ता हो गईं। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन अगर चाहती है कि अपने टेक्निकल ऑफिशियल्स को जिस तरह प्लेयर्स को प्रमोट करते हैं, प्लेयर्स को डिपार्टमेंट मिलते हैं, मेरा एम यही है कि मैं पाकिस्तान को एज एन अंपायर रिप्रेजेंट करूँ। KHA इंटर क्लब रमजान कप का फाइनल खेलने वाली टीमों ने भी कशमाला बतूल की अंपायरिंग की तारीफ की। की अच्छी थी कि उन्होंने अपने डिसीजन को चेंज नहीं किया, डिसीजन पे अड़ी रही। बहुत से ऐसे डिसीजन थे जो मेल एम्पायर नहीं दे पा रहा था, लेकिन वो डिसीजन दे रही थी। कशमाला बतूल को चैंपियनशिप का बेहतरीन अंपायर का अवार्ड दिया गया। कैमरामैन नासिर अली के साथ अतीकुर रहमान, जियो न्यूज, कराची। सुपर इम्प्रेस्ड, मतलब कि वो उलझने वाली बात, मतलब आपको पता है कि कोई भी मैच खेल रहा हो तो रेफरी के पास पहुंच जाते हैं, अंपायर के पास पहुंच जाते हैं कि कोई बदलना, फैसला अपने हक में ही बेसिकली लेना होता है। एंड शी वॉज नॉट डिटर्ड बाय इट एट ऑल। फैसला जो हो गया वो हो गया, आपको पता है। कमाल की बात है, बहुत मुझे इम्प्रेसिव लगी हैं, और इनसे हम इंशाल्लाह आपकी मुलाकात भी करवाएंगे जल्दी। बहुत जल्द, हमें अच्छी लगती है ना इस किस्म की। अच्छा जी, अगर आप अभी भी इब्हाम का शिकार हैं तो स्पार्को ने पेशगोई कर दी है कि पाकिस्तान में ईद उल फितर 31 मार्च बरोज पीर होगी। मैंने पहले ही कहा था। सऊदी अरब में भी पीर को ही ईद उल फितर मनाई जाएगी, यानी कि संडे को होगी चांद रात। शवाल का चांद इतवार की शाम नजर आने का कवी इम्कान मौजूद है। स्पार्को के मुताबिक 30 मार्च को 2025 को गुरूब आफ्ताब के वक्त पाकिस्तान में चांद की उम्र तकरीबन 27 घंटे होगी, जिसे वाज़ेह तौर पर इंसानी आंख से देखा जा सकेगा। और स्पार्को कहता है कि सऊदी अरब में 29 मार्च को चांद नजर आने के इम्कान तकरीबन ना होने के बराबर हैं, क्योंकि वहाँ चांद की उम्र महज 5 घंटे होगी। इसलिए वहाँ भी ईद उल फितर होगी कब? 31, यानी हमारे साथ ही। तो सारों की, यानी सारों की तकरीबन साथ ही होगी। दुबई में, सऊदी में, सऊदी में होती है तो अमेरिका कनाडा में भी, फिर वहाँ जब सऊदी में होती है तो अमेरिका कनाडा में भी उसी दिन होती है। एवरीबॉडी इज गोइंग टू, हाउ लवली, मुझे अच्छी बात लगी है ये, बिकॉज़ मुझे मंडे अच्छा दिन लग रहा था। गुलाम लगारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सरबराह हैं शोबा फल्कियात स्पार्को। बहुत शुक्रिया आपका लगारी साहब। बता दीजिएगा हमें, अभी भी लोग ज़रा इब्हाम का शिकार हैं थे कि पीर को होगी ईद या मंगल को होगी ईद, तो क्या इम्कानात हैं इतवार को चांद नज़र आने के? बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में दावत दी। असल में ये चांद जो है, चांद की पैदाइश जो है वो 29 मार्च को तकरीबन पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 4 बजे होगी। तो दूसरे दिन 30 तारीख को ये चांद तकरीबन 27 घंटे का चांद होगा, और इसकी उफक पर ऊंचाई जो है सूरज गुरूब होते वक्त 14 डिग्री होगी, और ये सूरज गुरूब होने के बाद भी तकरीबन 1 घंटे से ज़ायद उफक पर मौजूद रहेगा। इसकी जो चमक है वो तकरीबन 2% होगी। तो इस तरह के चांद जो है बआसानी आंख से देखे जा सकते हैं। तो इस बात का रोशन इम्कान है कि चांद बआसानी पूरे पाकिस्तान में देखा जाएगा गुरूब आफ्ताब के बाद। अच्छा लगारी साहब, ये भी बताएं कि ये कितने दिन पहले आपको पता चल गया था? क्योंकि ऑब्वियसली अभी तो स्टार्ट होता ही है रमज़ान का, ख़ास तौर पे महीना, तो वैसे किसी और महीने का इतनी फ़िक्र नहीं होती, लेकिन रमज़ान में ये ज़रूर याद रहता है कि जी कब ये महीना ख़त्म होगा और ईद होगी एंड ऑल दैट, तो उस पर बड़ी नज़रें होती हैं। आपको क्या 1 महीना पहले ही नज़र आ गया था कि ये 31 को ही जा रही है बात? एस्ट्रोनॉमिकली जो है वो आप 50 साल तक भी जो है, 50 साल पहले भी, 100 साल पहले भी बता सकते हैं।
क्योंकि चांद और सूरज का जो ऑर्बिटल मोशन है या उनकी जो हरकत है वो मिली सेकेंड्स तक जो है वो प्रिसाइजली कैलकुलेट की जा सकती है आज के ज़माने में। तो इस तरह जो है एस्ट्रोनॉमिकली अगर आप देखें तो आप बता सकते हैं कि चांद की पैदाइश कब होगी। सर मुल्क के सारे हिस्सों में ये चांद नजर आने के इम्कानात हैं या फिर स्पेसिफिक रीजन्स में ज़रा ज़्यादा पॉसिबिलिटी है? जी 30 तारीख को पूरे पाकिस्तान में रोशन इम्कानात हैं। नॉर्थ साइड पे आप देखेंगे कि जहाँ पे सूरज जल्दी गुरूब होता है तो नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान जो है वो पहले चांद देख लेगा। साउथ ऑफ पाकिस्तान में जो है सूरज जो है वो थोड़ा सा देर से गुरूब होता है, तो साउथ ऑफ पाकिस्तान थोड़ी देर बाद देख पाएगा चांद। चांद सभी देख लेंगे मोस्ट लाइकली इंशाल्लाह। चांद सभी देख लेंगे तो बेहतरीन हो जाएगा। जबरदस्त, बहुत शुक्रिया लगाई साहब फॉर बीइंग विद अस। और अच्छा साहब वैसे एक सवाल जहन में आया है, चांद की पैदाइश फिर 28वें रोजे को हो जाएगी, ये हमने सही समझा? जी बिल्कुल ऐसे ही, जी बिल्कुल ऐसे ही है। शाम के 4 बजे हो जाएगी, शाम को 4 बजे। और फिर 29वें रोजे को गुरूब आफ्ताब के वक्त उसकी उम्र ठीक ठाक हो जाएगी। मोर देन 24 आवर्स तो उसके नजर आने के इम्कानात कवी हैं। बहुत शुक्रिया आपका। गुलाम मुस्तफ़ा लगारी साहब हमारे साथ मौजूद थे, सरबराह हैं फल्कियात डिपार्टमेंट के स्पार्को के। और अब तो आई होप क्लैरिटी आ गई होगी। वैसे तो 50 साल तक आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं और उससे भी पहले कि कब किस तारीख को किस दिन चांद निकलेगा। आपने कहा है ना कि तैयारी आप लोग कर लें, तो हमने बड़ी ज़बरदस्त तैयारी की है। बाय द वे तो आपको पता है ना ईद पे तो हम आपके साथ ही होंगे और आपने हमारे साथ मनानी होगी, तो लिहाजा उसकी तैयारी हमने कोई ज़बरदस्त किस्म की है। और हम थोड़ी सी डिटेल देंगे आपको कल परसों में, स्पेशली अबाउट द टाइमिंग्स, क्योंकि अब हमारे टाइमिंग्स जो हैं ईद वाले दिन से वो बदल जाएंगे। सो नो मोर 4 to 6, We're going to be seeing you in the morning like we used to. Like we used लेकिन to. exactly किस टाइम पे वो थोड़ी सी तब्दीली है। We'll keep you posted. All right, okay. ब्रेक ले रहे हैं। वेलकम। अच्छा, पेनफुल बातें हो जाती हैं लेकिन करनी ज़रूरी है। जैसे कि आपको याद दिला दें कि न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज़ में बदतरीन शिकस्त के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम वनडे सीरीज़ में किस्मत आजमाने जा रही है। क्या लगता है क्या होगा? इंशाल्लाह जीतेंगे। Exactly. हाँ, That's the spirit. और आपको सोचना चाहिए। हम ऐसे हैं, हम ऐसे रेजिलिएंट हैं कि हम हर दफ़ा होपफुल हो जाते हैं और हमें उम्मीद है कि इस दफ़ा हमारी उम्मीदों पर पूरा उतरेगी हमारी टीम। वैसे टीम के पास सर्टनली मौका हुआ कि वो सीरीज जीत कर T20 में शिकस्त का दुख जरा कुछ कम कर सकती है। दुख तो और भी बहुत सारे हैं जो कम होने चाहिए, मतलब टीम से रिलेटेड। न्यूजीलैंड के अहम खिलाड़ी इस वक्त इंडियन प्रीमियर लीग खेलने में मसरूफ हैं और मिचेल सैंटनर और केन विलियमसन मसरूफियात के बायस टीम को दस्तयाब नहीं है। कप्तान भी इंजरी के बायस बाहर हो चुके हैं। तो आपके कहने का मतलब है कि उनकी टीम स्ट्रेंथ जो है वो इतनी फुल स्ट्रेंथ में नहीं है और हमारा चांस अच्छा बन सकता है। लेकिन हाँ, मेरा ख्याल है कि फिर भी कभी कभी हमारा चांस डामाडोल हो जाता है इस सूरत हाल में। हो सकता है हमारे साथ, और फुल स्ट्रेंथ की अपोजिंग टीम भी हो ना, उसको भी हम बड़ी अच्छी तरह हरा सकते हैं। सो वी हैव बीन देयर डन दैट। तो जी अब पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान होंगे 3 वनडे मैचेस की सीरीज होगी। उसका पहला मैच बाय द वे आज सहरी से कुछ देर पहले यानी रात 3 बजे ऑलमोस्ट जो है वो शुरू हो जाएगा। सो दैट्स समथिंग दैट यू कुड डू। और कहाँ हो रहा है? नेपियर में खराब मौसम बाय द वे और बारिश के बायस कौमी स्क्वाड ने ऑप्शनल इंडोर प्रैक्टिस की है। ये जिसके आप जो कुछ सीन्स जो है ना वो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। हेड कोच आकिब जावेद कहते हैं कि वनडे टीम मुतवाजन है, अच्छे नताइज आने चाहिए। यहाँ की पिच पर ग्रास है, फास्ट बॉलर्स को मदद करेगी। अच्छा एक फर्क बता दें फिर क्या फ़र्क है? बेसिकली फ़र्क ये है कि नए प्लेयर्स थे T20 की टीम में हमने देखे, लेकिन अब जो ODI के लिए वो हमारे अपने बाबर आजम वापस आ रहे हैं, मोहम्मद रिजवान होंगे, तो ये तजुर्बाकार खिलाड़ी जो हैं ये मौजूद होंगे। एंड इसीलिए हम कहते हैं कि एनीथिंग कैन हैपन। दोनों खिलाड़ियों का आपको पता है रिकॉर्ड न्यूजीलैंड में काफ़ी अच्छा है। दोनों सीनियर प्लेयर्स से वनडे की बेहतर कारकर्दगी की तवक्को भी है और इसलिए भी की जा रही है कि गुज़श्ता नवंबर-दिसंबर में रिजवान की क़यादत में ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के खिलाफ हमने वनडे सीरीज जीती हैं, याद है ना? सो
बीच में एक चैंपियंस ट्रॉफी वाला जरा हो गया मामला, ट्रेजेडी हो गई, लेकिन बीच में अच्छी चीजें भी हुई, तो हम जरा उस पर कंसंट्रेट करना चाहते हैं। राशिद लतीफ भाई हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साबिक कप्तान हैं, बहुत शुक्रिया राशिद भाई। हम पीएस में तो हमारा अच्छा ही रहा था, मतलब अगर हमने अभी जिक्र किया है अपने पिछले नवंबर दिसंबर वाले साउथ अफ्रीका का, वी वर गुड, वी वर ओके देन। तो अब हम थोड़ी सी, अगर आपकी इजाजत हो तो उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि T20 तो में तो हमारा बुरा हाल है एंड वी एक्नॉलेज इट, लेकिन ओडीआई इज ओके। न्यूजीलैंड में 1971 से आज तक 13 सीरीज खेली हैं, जिसमें से 2 पाकिस्तान जीता है और बाकी सारी 10 की 10 हारा है, एक टाई हुई है, टाई हुआ ही सीरीज। लेकिन हालात बहुत अच्छे नहीं रहे वहाँ पे। 93-94 में हम इतना जीत रहे थे ना कि लोगों ने कहा ये जानबूझ के एक मैच हार गए। ये वक्त भी था पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऊपर, और उसके ऊपर इंक्वायरी हुई बहुत सारी चीजें, और न्यूजीलैंड का मुकाम था ऑकलैंड एंड क्राइस्टचर्च। बात होती है सीरीज में पाकिस्तान नो डाउट जीत के आ रहा है ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे में, और अच्छी परफॉर्मेंस रही। इसी वजह से हारिस रोज को रोका गया है, और बिल्कुल ठीक रोका है। एक ही बॉलर है जिसपे तवक्को है कि वो अच्छे एक स्पेल करके दूसरी टीम को आउट कर सकता है, बाकी बॉलिंग नहीं है। आकिब जावेद को खिलाना चाहिए। नसीम शाह से आपको तवक्को नहीं है? किसपे? नसीम शाह से तवक्को नहीं है आपको? नसीम आ रहा हूँ मैं पहले 2 को इन तो करवा दूं ना। वापिस आए, अच्छे बॉलर थे, 23 का वर्ल्ड कप बहुत अच्छा खेला था, उसके बाद ड्रॉप हो गए थे, वो समझ में नहीं आया। आकिब जावेद आए, बड़ी तवक्कुआत है, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, वो एक आए। नसीम शाह लास्ट 1 ईयर से परफॉर्म नहीं कर रहे। जैसे वो स्टार्ट लिया था अपने करियर का, विकेट लेते थे, एवरेज उनका बहुत जबरदस्त रहता था, विकेट लेने की तादाद, स्ट्राइक रेट और इकोनॉमी रेट सब अच्छा होता था। अब 40 का इकोनॉमी रेट सिंस 2023 से उनका है, विकेट की तादाद भी कम है, तो उनको बहुत मेहनत की जरूरत है। उनके साथ मिलके वो एक अच्छा स्पेल करें तो वो वापस आ सकते हैं बड़ी इंटरनेशनल क्रिकेट में। वो T20 से बाहर हो गए, तो बॉलिंग हमारा, बैटिंग का भी रहता है, बॉलिंग का बड़ा प्रॉब्लम रहा है हमारा। उसमें अब शाहीन आफरीदी जो ऑस्ट्रेलिया में अच्छे करके गए थे, या साउथ अफ्रीका में भी अच्छी परफॉर्मेंस थी, वो इस टीम का हिस्सा नहीं है। वजह उनकी T20 की परफॉर्मेंस और फिटनेस इशू शायद लग रहे हैं, जिसकी वजह से वो टेस्ट क्रिकेट भी ज्यादा नहीं खेल रहे। तो बॉलिंग का ये कि अभी नया मौका मिला है पाकिस्तान को, नए बॉलर्स लेके गए, उनको ट्राई करें, सुफियान मुकीम को ट्राई करें, अगर ग्रीन पिच है तो एक ही स्पिनर खिलाएं। तो बाकी बैटिंग में अगर हम आते हैं तो वापस लिया है हमने, अब्दुल्ला शफीक को लेके आए हैं, हालांकि उनके 3-0 थे, चैंपियंस ट्रॉफी में खिला सकते थे उनको। फिर इमाम उल हक वापिस आए, एक इनिंग खेली, इंडिया के खिलाफ रन आउट हो गए थे। बाबर आजम, रिजवान, सलमान अली आगा पुराने वापिस आ गए हैं तीनों। अब 6 नंबर की जगह पे कौन खेलेगा? वो ताहिर तैयब है, इरफान खान न्याजी हैं और खुशदिल शाह हैं, साथ में फहीम अशरफ हैं। बहुत सारे प्लेयर एक ही नंबर के लिए लड़ाई करेंगे। जो बेहतर हो पाकिस्तान की वो प्लेइंग 11 बनाए और पॉजिटिव स्टार्ट है, डर के नहीं ले, पॉजिटिव ले। अच्छा, स्पिनर्स पे आप हमारा इन्हिसार होना चाहिए। स्पिनर्स पे आपने अभी फास्ट बॉलर्स का तस्करा किया। देखें, सलमान अली आगा तो खेलेंगे, वो बॉलिंग भी कर लेंगे। देखें, अभी अबरार ने बॉलिंग की है, 4.3 4.5 का उनका इकोनॉमी रेट है, अच्छा है। उनकी 16 विकेटें हैं कुछ 8-9 मैचेस के अंदर। अब वो ट्राई हो चुके हैं। अगर हमें ट्राई करना है, सुफियान मुकीम को यहाँ पे कराना चाहिए ट्राई, और यहाँ पे अगर वो अच्छी करते हैं तो दोनों की अच्छी पार्टनरशिप आगे जाके बनेगी, जो कि हमने बात की थी चैंपियंस ट्रॉफी में कि ये दोनों की जोड़ी बननी चाहिए और पार्टनरशिप ही बॉलिंग है। तो दोनों मिस्ट्री बॉलर कह सकते हैं या रीड नहीं होते, उनको देख सकते हैं, वनडे में बड़े कामयाब हो सकते हैं। तो ट्राई करना चाहिए, अभी अर्ली स्टेज है दोनों की। सिर्फ सुफियान मुकीम और बाबर, इनकी अगर बात करते हैं अबरार की, अबरार भी ज्यादा मैचेस तो नहीं खेले हुए, लेकिन सुफियान मुकीम को यहाँ तीनों मैचेस खिलाने चाहिए, और फिर आगे जाके दोनों को सब कॉन्टिनेंट में दोनों खेलते ही खेलते हैं। लेट्स सी क्या होता है, सब कॉन्टिनेंट में दोनों खेलते ही खेलते हैं। वैसे हमें पुरुम्मीद रहना चाहिए इस सीरीज के लिए, कंसिडरिंग के जो मुखालिफ टीम है उसके जो ज़ाहिर है टॉप के बल्ले जो प्लेयर्स हैं वो दस्तयाब नहीं हैं टू प्ले अगेंस्ट पाकिस्तान। नहीं, उनके प्लेयर जो जीतने के लिए अगर हम देखते हैं, नए प्लेयर जरूर डाले हैं। मिचेल हे को डाला है, विकेट कीपर वो आए हैं, और हेनरी निकल्स वापस आए हैं इनके पास। मगर इनकी टीमों को कोई फर्क नहीं पड़ता ना। अब ये क्या बात है? जो 4-5 प्लेयर है ना, जैसे अभी मोहम्मद अब्बास जो कि पाकिस्तानी एक फर्स्ट क्लास प्लेयर के साथ आते हैं, वो खेलेंगे शायद।
अंडर 19 से हुआ है। विल यंग जो कि यहाँ पे सेंचुरी की थी कराची में, वो होंगे। टॉम लैथम नहीं होंगे इनके पास। मार्क चैपमैन, देखिए 4-5 अच्छे प्लेयर चाहिए होते हैं। नेथन स्मिथ है उनके पास, ऑलराउंडर है, साथ में मार्क ब्रेसवेल कैप्टन है उनके पास, डैरल मिचेल है। तो ये 4-5 प्लेयर ये उसी के ऊपर ही खेलते हैं। इनको कोई 20 प्लेयर एक मैच में नहीं चाहिए होते। वो आते हैं, उनको पता है कि मेरी जॉब क्या है, क्या करना है, मुझे मिडिल ऑर्डर में क्या ओपनिंग में करना है, तो वहां पे वो कामयाबी। यहाँ पे ओपनिंग का थोड़ा इश्यू होगा, एक आध नया प्लेयर कोई खेलेगा इनके साथ, या तो मिचेल हे को खिलाएंगे, साथ में निकल्स हैं और 1-2 प्लेयर और उनमें ट्राई करेंगे। इनके पास विल यंग तो है एज ए ओपनर, उनके साथ एक जोड़ीदार इनको देखना पड़ेगा। वो भी अपनी फ्यूचर के लिए वनडे की टीम देख रहे हैं। अच्छा राशिद भाई, ये बताएं कि जो हमारे एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स, हमारे स्टार्स लाइक बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, अब चूंकि दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ T20 एनी मोर और अब वो स्क्वाड ही ODI में है, तो कोई टेम्परामेंट में एक रिलैक्सेशन मिल गई होगी कि अब जी हम ODI कर रहे हैं, कुछ फ़र्क पड़ेगा उनकी परफॉर्मेंस में? एटलीस्ट हमें एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए, ये रखनी चाहिए। लेकिन सब कॉन्टिनेंट में, मतलब पाकिस्तान और दुबई की पिच में स्ट्रगल करते हुए नजर आए हमारे 2 सीनियर प्लेयर नजर आए। अभी ये ड्रॉप इन पिच है, नेपियर की ड्रॉप इन पिच है, मुश्किल थोड़ी सी ग्रास होगी। और न्यूजीलैंड में अगर MM की बात करते हैं, सबसे ज्यादा 18 mm की ग्रास होती है यहाँ पे ड्रॉप इन पिचेज में, बहुत ज्यादा होती है, जो कि अगर वही हुई तो स्ट्रगल करेंगे। इनकी बॉलिंग जगह जैकब डफी है, थियर्स है और साथ में और है, तो ये मुश्किल तो करेंगे इनको। इतना आसान नहीं होगा, दोनों एंड से न्यू बॉल है, तो इतना आसान नहीं होगा दोनों के लिए। अच्छा, अब टॉस आपको पता है बड़ा डिटरमिन करता है, तो क्या आपको लग रहा है कि अगर हम जीते टॉस तो क्या हमें करना चाहिए? टॉस क्या, हमें बैटिंग दूसरी करनी चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि डे मैच है, डे लाइट का मैच है और डे नाइट नहीं है, तो दूसरी बैटिंग ज्यादा बेहतर रहेगी। आपका क्या इरादा है? आप अल सुबह सहरी से पहले उठ के बॉल टू बॉल मैच देखेंगे? मैच खत्म ना हो जाए जल्दी। ओहो, के पता चला अभी अजान हो रही हो और मैच सिमटता हुआ। नहीं, हम ऐसी बातें नहीं करेंगे। ये हमारे साथ हो चुका है। ऑस्ट्रेलिया में एडिलेड में मैच हो रहा था, अर्ली मॉर्निंग हुआ, तो हार के हम घर आ गए, तो घर बात हो रही थी आज मैच नहीं है, तो मैंने कहा मैच खत्म हो गया है। सैड। लेकिन राशिद भाई, हमने आपसे तफवीज कर दिया ये काम, आपने पूरा मैच देखना है, हम शायद ना देख पाए, हम आराम कर रहे होंगे उस वक्त, फिर हम आपसे पूछेंगे, हम तजज़िया लेंगे आपसे कल। सी यू राशिद भाई, थैंक यू। बड़ी खतरनाक किस्म का हॉलमार्क विजुअल्स दुनिया को झंझोड़ के रख दिया इन मनाजिर ने एक दफा फिर। म्यांमार में जी 7.7 शिद्दत का ज़ल्ज़ला आया और अब तक 13 हलाकतें रिपोर्ट हो चुकी हैं और 200 से ज़्यादा अफराद ज़ख्मी हैं। और आपको ये भी बताएं कि म्यांमार में इमारतें जो हैं वो तबाह हो गई और शदीद ज़ल्ज़ले के असरात थाईलैंड और चाइना तक महसूस किए गए। इनफैक्ट जो विजुअल्स आ रहे हैं वहाँ बैंकॉक में जैसे अंडर कंस्ट्रक्शन एक बिल्डिंग पूरी बिल्डिंग हो गई। एक और बिल्डिंग है बैंकॉक की जिसमें छत के ऊपर, आपको पता है टूरिस्ट कंट्री है, इतना टूरिज्म है, छत के ऊपर पूल्स हैं और पूल से ऐसे पानी गिर रहा है, छलक रहा है जैसे कोई प्याले के अंदर से पानी गिरा रहा होता है। 7.7 भी आप देखें ना, जिसकी जो जमीन के नीचे बहुत कम है, 10 किलोमीटर, विच इज रियली ऑन द सरफेस, मतलब बहुत 100 किलोमीटर, हजारों किलोमीटर अंदर हो, खैर तब भी उसका असर तो होता है, लेकिन जस्ट टू बी ऑन द सरफेस 10 किलोमीटर सिर्फ ज़ेरे ज़मीन इसका पॉइंट था और उसके बाद शिद्दत इतनी ज़्यादा हिला कर रख दिया। फिर आफ्टर शॉक्स, आपको पता है जब 7.7 ऑन रिक्टर स्केल इस नौयत का ज़ल्ज़ला हो तो उसके आफ्टर शॉक्स भी बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं। विजुअल्स की एक भरमार है, ट्रेन्स ऐसे हिल रही हैं जैसे बच्चों की खिलौना ट्रेनें होती हैं। स्केरी। दुआ करेंगे हम कि वहाँ बचत भी हो और हलाकतें जो हैं वो कंटेन हो। अच्छा जी, एक और बात भी हम कर लें और आपको कराची के सबसे अहम तरीन शाहराह फैसल के नाथा खान ब्रिज के नीचे एक बार फिर नशई हमला आवरों ने इंतहाई ख़तरनाक हद तक सरियों की कटाई शुरू कर दी है। कुछ पिलर्स आधे काट भी दिए गए हैं, जबकि हाल ही में मुरम्मत शुदा हिस्सा थोड़ा नीचे की जानिब आ रहा है। तफसीलात पुल के नीचे से बता रहे हैं अली इमरान सैयद। मतलब क्या करें,
ये एक्चुअल पॉइंट है जो बार बार नाता खान ब्रिज का टूटता है। मैं सैकड़ों मरतबा, हजारों मरतबा इसको ऊपर से तो गुजरा हूँ, लेकिन नीचे आने का इत्तेफाक पहली मरतबा हुआ है। कैमरामैन जावेद उमरानी हमारे साथ मौजूद है। मयार है इस पॉइंट का कि ये जो ये देखिए कि मेरे हाथ में आया हुआ है, अभी रिपेयर हुआ ब्रिज का वो पार्ट जो कि 2-3 मरतबा इससे पहले भी रिपेयर हो चुका है। मयार आप इसका देखिए कि इसकी स्पेसिंग अगर हमारे कैमरामैन दोबारा दिखा सके, 6 इंच या उससे थोड़ी ज्यादा ही होगी, कम से कम 6 इंच की ये स्पेसिंग की गई है। सिविल इंजीनियर्स ही बता सकते हैं कि ये इतनी स्पेसिंग के साथ इस थिकनेस का, इस मोटाई का सरिया इस अहम तरीन शाहरा पे लग सकता था या ये कि नहीं लग सकता था। शाहरा फैसल पे नाता खान ब्रिज का जो पूरा पिलर है, ये आप देखें कि महज 2 फुट यहाँ पे अब ये इस बेस से रह गया है, ये पूरा हिस्सा काट दिया गया है। इस अहम तरीन शाहरा पे जो मौजूद पुल है उसके साथ बिल्कुल जो है कहा जा सकता है कि देखभाल नहीं हो रही, उसकी सर्वेलेंस नहीं हो रही, और एक बार फिर सिर्फ कराची वालों को इसका खमियाजा तवील ट्रैफिक जैम की सूरत में और यकीनन किसी मुमकिन हादसे की भी सूरत में ये सामने आ सकती है। ये नेग्लिजेंस के पुल के नीचे से सरिया काटा जा रहा है और यहाँ के जो पिलर्स हैं उनको एक सिस्टमेटिक अंदाज से खाली किया जा रहा है सरिये से। जी थैंक यू अली इमरान। मतलब इफ़ यू आर नॉट फेमिलियर विद कराची तो हम आपको बता दें, कराची एयरपोर्ट जाने वाला ये पुल है, तो काफ़ी मैसिवली मतलब ट्रैफिक एंड इर्द गिर्द भी इट्स अ वेरी बिजी एरिया। इट इज़ अ वेरी बिजी पुल ऑब्वियसली, सो खतरनाक लग रहा है। ब्रेक कोई और रास्ता ढूंढना पड़ेगा अब्दुल्ला। वेलकम बैक, दिस इज द रिपीट ऑफ जियो पाकिस्तान। जो खबरें हमने आज कवर की हैं लाइव शो में, लेट्स वॉच अ रिपीट ऑफ दैट। वर्ल्ड अंडर 23 चैंपियनशिप 6 अप्रैल से कराची में होने वाली है और 2 दिन पहले इस टूर्नामेंट के लिए ड्रॉज हुए। टोटल 32 खिलाड़ी जो हैं वो एक्शन में होंगे और 32 नहीं 56 प्लेयर्स विल बी इन एक्शन फ्रॉम 32 कंट्रीज। और इसी पे हम बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वाइस प्रेसिडेंट हैं जो हमारी स्क्वॉश फेडरेशन है फेडरल, और सिंध स्क्वॉश फेडरेशन के सदर हैं अदनान असद साहब, जिनकी बड़ी पर्सनल कोशिश काविश एफर्ट्स हैं इस टूर्नामेंट को यहाँ लाने में। अदनान साहब शुक्रिया एक तो फॉर डूइंग व्हाट यू आर डूइंग, और आप बताइएगा, हम आपका जर्नी थोड़ा सा जानना चाहते हैं। यू नो दिस इज अ बिग इवेंट, दिस इज अ वर्ल्ड चैंपियनशिप हैपनिंग इन पाकिस्तान, कैसे मुमकिन हुआ? बिफोर वी गेट इनटू कैसे मुमकिन हुआ, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान वी हैव नेवर हैड मोर देन 12 or 14 nations in any sport. This is the first time you're getting an exposure to 32 countries. That's right. And it's going to be live telecast to 80 countries of the world. Wow. So this is the exposure that Pakistan is going to get. So keeping that in mind, जब मैं US में था with the junior team, I kind of met up with the board of directors over there and I said, you need to look at Pakistan and we need to have some tournaments. We were the world champions for 30-40 years out of the 75-year history. So they said, we've got some constraints, we have issues of you getting approvals, and I said, no, we'll do the approvals here as we speak. So I got them the guarantees that they wanted right off my credit card right there. I got them to sign up, and then I gave them the guarantees that they required from the financial institutions, or us tarah se, then we got it locked in. Then I came back, I got it sorted out first, then I came back, and then I informed our senior vice president of Pakistan Squash, who agreed with me and said, okay, let's go forward with it. And then the chief minister came forward, Sindh ke Muradi Shah. He gave $100,000 immediately. He said, I'm going to give $100,000 to support this tournament. The Corps commander, General Babar Iftikhar, at that time, 5 Corps commander, he agreed with it and said, let's move forward. And then the administrator, DHA, took the task and said, I'll revamp the entire arena and the venue. And he spent a lot of money, and it's a world-class venue that you get to see today. पूरी दुनिया के खिलाड़ी आ रहे हैं, पूरी दुनिया में टेलीकास्ट होना है। हमें तो ये इस पे भी कंसर्न था कि हमारे पास इस तरह का इस सतह का कोई वेन्यू है, लेकिन अपेरेंटली आप कह रहे हैं कि इस टूर्नामेंट के लिए उसको रिवैम्प किया गया, उसमें इन्वेस्ट किया गया। अच्छा, ऑब्वियसली आप खुद भी बड़े इन्वेस्टेड हैं इसमें, इन द सेंस बिकॉज़ यू आर आल्सो हैव बीन अ स्क्वॉश प्लेयर एज वेल। जहांगीर ओल्डर ब्रदर वाज वी प्लेड टुगेदर। US Open भी आपने खेली। And then I played the US Open and Roshan Khan was my coach.
So I played my share of squash in my good days. इसीलिए वो आपका पैशन जो है to bring this event to Pakistan, वो it's very evident. तो ये बताएं कि ये what do you hope to get out of it in the sense, because हमने देखा है between all the sports, in fact cricket ही रही है ज़्यादा, squash बहुत पीछे चली गई पाकिस्तान में. Are you hoping this will revive that passion? जी देखिए मेन चीज़ तो ये ना कि to revive you got to, as they say, show and tell in the school kids. So we have to show and tell to the kids that this is a career path you can also have. We had out of the 20 top players in the world एक ज़माने में 12 पाकिस्तानीज़ होते थे. We had a problem making a team. There were so many world champions sitting out there. So we've gone way back out of that. So we got to bring it back in the arena. We've got to show them that there's money to be made. There's a $60,000 prize money. So it's a good prize money for a young kid to work hard. It's serious money. It is serious money. It is very serious money. And we have so many contenders, 56 players and women. So you got 32 players from the boys and 24 for the first time, 24 girls coming in, all the way from Czechoslovakia, Denmark, Hong Kong, all over the world. इसमें सारी sponsorship हमारे local ही हैं या international players भी involved हैं, because it is a world championship. The players के लिए नहीं, जो हमारी जो sponsorship होती है, they're all local. They're all local and they're all from Karachi by the way. They're all from Karachi. They're all local. चलिए ये भी एक challenge हो जाता है. हम काफी sports की हम बात करते हैं और sponsors वगैरह नहीं मिलते, but obviously you are well connected and you got the ball rolling and you can do it. I portrayed it right और मैंने सबको बताया कि you need to come forward. So we've had KPT, PSO, Al Falah Bank, and some of them were donors who didn't want to be named, but the main donor was Sindh Chief Minister Murad Ali Shah and DHA. $1 लाख उन्होंने जी and Administrator DHA ने इससे भी ज़्यादा खर्च किए to put the venue together. There's a lot of people involved in it. Please let us remind you 6th to 10th April. और इस पे free है entry सबके लिए, हम जाके देख सकते हैं. We can watch these matches. You can come in and see. We've got it all open house. हम invite भी करें, but security hazards हैं, so इसलिए we'll go check you out. We'll screen you and then bring you in. हाँ, आप शनाख्ती कार्ड जरूर साथ लेके जाएं, ID कार्ड अपने साथ रखें. Absolutely. बिल्कुल आएंगे. तो open इसलिए मैं कर रहा हूँ कि they should come and see the world class players, so your younger lot would come forward. जबरदस्त. Absolutely. बहुत शुक्रिया अदनान असद साहब for being here with us. All right, that's it for now. और अब लाइव मुलाकात होगी 4 to 6 p.m.